दोस्तों, आपने टाटा के बारे में तो जरूर सुना होगा कि दे बिल्ड इंडिया, लेकिन क्या आप जानते हैं वो सेव्ड इंडिया। एक्चुअली आज से 3 विकेट पहले हमारा भारत बर्बाद की कगार पर पहुंच गया था और हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज इतना भी नहीं बचा था कि देश सिर्फ 1 महीने भी गुजार सके। ऐसे में इंडिया के महान इकोनॉमिस्ट मनमोहन सिंह ने वित्त मंत्री की कमान संभाल ली और ऐसे चौंका देने वाले फैसले लिए जिसने भारत की काया पलट कर दी। और आज उनके ही कोशिशों का नतीजा है कि देश बहुत बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर निकलकर दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है। लेकिन क्या थी 1991 की इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह और कैसे मनमोहन सिंह ने देश को बर्बाद होने से बचाया? चलिए इसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं और मुझे उम्मीद है आपको वीडियो के एंड तक वो सारी जानकारी मिल जाएगी जो आपको जाननी चाहिए। तो चलिए अब अपनी वीडियो की ओर चलते हैं। तो जैसे आज हम जिस बदतर हालत में श्रीलंका को देख रहे हैं, 32 साल पहले हमारा देश भी उसी राह पर निकल पड़ा था। भुखमरी देश के हर एक कोने में फैली हुई थी और महंगाई अपने चरम पर थी क्योंकि इन्फ्लेशन रेट 13.6% तक पहुंच गया था। उस समय इंडियंस की एवरेज लाइफ स्पैन 58.3 ईयर की थी, जबकि दुनिया का एवरेज 65.6 था। साथ ही भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कर्ज लेने वाला देश भी बन गया था, जिसके ऊपर 72 अरब डॉलर से भी ज्यादा का लोन था। लेकिन इन सब हालत से हम कैसे बाहर निकले, इसे जानने से पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि देश की खराब सिचुएशन तक पहुंचे कैसे। अब बात शुरू होती है सन 1947 से, जब एक लंबी लड़ाई लड़कर हमारा देश अंग्रेजों से आजाद हुआ था। लेकिन उसके बाद हमें 3 युद्ध का सामना करना पड़ा, जिसमें 2 पाकिस्तान से हुए थे और 1 चाइना से। जैसा कि हम सबको पता है कि जिस देश में युद्ध चल रहा होता है उसकी इकोनॉमी बहुत ही तेजी से नीचे जाने लगती है। इंडिया के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ और इन्हीं लड़ाई का असर बहुत सारे कारोबार पर दिखाई दिया। साथ ही बॉर्डर पर ज्यादा से ज्यादा रिसोर्स प्रोवाइड करने के लिए सरकारी खजाना भी खाली करना पड़ा और इन सब का इम्पैक्ट कुछ ही समय में इंडिया की इकोनॉमी पर साफ तौर पर दिखने लगा था। वैसे वार ही नहीं था जिसके चलते देश आर्थिक तबाही की तरफ बढ़ रहा था, बल्कि इसकी वजह हमारे ही बनाई गई कुछ पॉलिसीज भी थी और इन पॉलिसी बनाने का रीजन थे अंग्रेज। एक्चुअली ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कारोबार करने के मकसद से आई थी, लेकिन कारोबार के साथ साथ वो हम पर भी राज करने लगी। इसी के चलते जब देश आजाद हुआ था तो ऐसी पॉलिसी बनाई गई कि बाहर की कोई भी कंपनी हमारे देश में आकर इन्वेस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि हमारे लीडर्स के साथ साथ नागरिकों को भी डर सता रहा था कि ईस्ट इंडिया जैसी कोई दूसरी कंपनी यहाँ का देश पर फिर से इतनी हावी ना हो जाए कि दोबारा से हम गुलामी की जिंदगी जीने लगे। ऐसी पॉलिसी बनाने के पीछे की भावनाओं को तो हम समझ सकते हैं, लेकिन इसी की वजह से देश डेवलपमेंट से काफी दूर होता जा रहा था। अब पहले ही अंग्रेजों ने हमारे देश को खोखला कर चुके थे, जिसके चलते लोगों के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि एक बार में बहुत सारी फैक्ट्री लगा सके। ऐसे में उस टाइम जो भी मेजर इंडस्ट्रीज थी, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, टेलीकॉम, स्टील एंड माइनिंग, ये सब गवर्नमेंट को ही ओपन करनी पड़ती थी। गवर्नमेंट के अलावा बहुत कम ऐसे बड़े इंडस्ट्रीज थे जो कि अपने बिजनेस सेटअप करके देश की इकोनॉमी में मेजर कंट्रीब्यूशन दे रहे थे। अब बड़ी संख्या में इंडस्ट्री ना खुल पाने का रीजन था फंड की कमी होना और इसी का सेकंड रीजन था लाइसेंस। उस समय अगर किसी फैक्ट्री को लगानी होती थी तो उसको लाइसेंस हासिल करने के लिए बहुत मुश्किल प्रोसेस से गुजरना होता था। इसमें कई तरह से पेपर वर्क इंक्लूडेड होते थे, लंबा टाइम लगता था, ऊपर से करप्शन ने चीजों को और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया था। इन्हीं सभी प्रॉब्लम के साथ ही एक और भी परेशानी थी और ये थी कि उस समय सरकार खुद ही चाहती थी पब्लिक सेक्टर ही देश में फले फूले और प्राइवेट कंपनी ज्यादा पैर न पसारे, क्योंकि तब सरकार को ऐसा लगता था कि देश की तरक्की के लिए यही सही रास्ता है। इसी सोच के साथ 1950 के बाद से देश में सोवियत मॉडल लागू कर दिया गया, जिसके तहत देश की सरकार ही इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की मात्रा को और प्राइस को तय करेगी, जबकि ये काम आमतौर पर मार्केट डिमांड के अकॉर्डिंग ही तय होता है कि कौन से प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कितनी होनी है। जैसे कि अगर कोई स्कूटर बनाने वाली कंपनी है, वो कितने स्कूटर मैन्युफैक्चर करेंगे वो मार्केट की डिमांड पर नहीं बल्कि सरकार तय करती थी। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई कंपनी कहती थी हमारी कैपेसिटी 5000 स्कूटर मैन्युफैक्चर करने की है, तो फिर सरकार उसको बोलती थी नहीं, सिर्फ आप 500 ही बनाओ। दूसरे देशों से कच्चे माल का एक्सपोर्ट किया जाएगा और उसे किस कीमत पर बेचा जाएगा ये सरकार ही तय करती थी। और इन्हीं सभी रीजन की वजह से हमारी इकोनॉमी एक बहुत बड़े क्राइसिस की तरफ बढ़ने लगी थी और ऐसे ही साल गुजरते हुए आया साल 1985, जिसके बाद चीजें और भी ज्यादा चैलेंजिंग हो गई थी। असल में उस समय इंडिया का सबसे बड़ा सपोर्टर था, जिसे कि यूएसएसआर के नाम से भी जाना जाता था। एक्चुअली ये 14-15 नेशंस के एक यूनियन था जो कि उस समय डिवाइडेड हो गया और इसी डिवीजन की वजह से इंडिया और रशिया के बीच के रिश्ते कुछ सालों के लिए डिस्टर्ब हो गए थे, जिसका सीधा असर देश की इकोनॉमी पर भी पड़ा, क्योंकि रशिया भारत को ट्रेड और टेक्नोलॉजी के फील्ड में कई तरह से असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा था। इसके बाद से आया था साल 1990, जब गल्फ वार शुरू हो गया और इसी वार
वार में अमेरिका सहित 32 देश शामिल हुए। अब ज्यादातर पेट्रोलियम गल्फ से ही एक्सपोर्ट किया जाता था। इसी वजह से इस वार का असर हमारे देश पर भी पड़ने लगा और ग्लोबल स्केल पर तेल की कीमतें आसमान छूने लगी, जिससे देश के व्यापार और इकोनॉमी स्लोडाउन होना शुरू हो गया। इस वार से न सिर्फ पेट्रोलियम के दाम बढ़े, बल्कि गल्फ कंट्रीज में काम करने वाले इंडियंस की इनकम पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने लगा। देश में रेमिटेंस कम आने लगे और इससे लोगों को लिविंग स्टैंडर्ड खराब होने लगा। ऐसे में देश की हालत ये हो गई कि इंपोर्ट करने के लिए हमारे पास सिर्फ 25,000 करोड़ का ही फॉरेन एक्सचेंज पड़ा हुआ था। और देश की मुसीबत यहीं पर खत्म नहीं हुई, बल्कि इनके साथ ही भारत एक प्रॉब्लम से भी जूझ रहा था, और वो थी पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। एक्चुअली 1991 में जनता पार्टी की एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट बनी थी, लेकिन क्योंकि इसे कई सारे पार्टीज के गठबंधन से बनाया गया था, इसलिए पार्टी में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट होने लगे। इसके अलावा फरवरी 1991 में हाल तो ये हो गया कि चंद्रशेखर सरकार पार्लियामेंट के अंदर बजट तक पास नहीं कर पाई। इसके बाद फॉरेन रेटिंग एजेंसी ने इंडिया के क्रेडिट रेटिंग को बहुत ज्यादा गिरा दिया, जिस वजह से इसे बाहर से लोन मिलना बहुत ही मुश्किल हो गया। और इन्हीं सभी परेशानियों के बीच चंद्रशेखर सिंह की सरकार गिर गई और दूसरी तरफ राजीव गांधी की भी तमिलनाडु में बम ब्लास्ट करके हत्या कर दी गई। यानी कि कुल मिलाजुलाकर देश में पॉलिटिकल क्राइसिस भी अपनी पीक पर पहुंच चुका था। खैर, इसके कुछ समय बाद इलेक्शन हुआ और कांग्रेस की सरकार बनी और प्राइम मिनिस्टर की सीट पर पीवी नरसिम्हा राव को बिठाया गया। अब देश की हालत को देखते हुए नरसिम्हा राव ने प्रधानमंत्री बनने की खुशी बनाने की जगह पहले ही दिन कैबिनेट सेक्रेटरी को बुलाकर पूछा कि देश के हाल क्या है, क्या ये सच में इतना बुरा है जितना कि न्यूज में पढ़ने और देखने को मिल रहा है। पर इस पर कैबिनेट सेक्रेटरी का जवाब था, नहीं सर, हाल तो उससे भी ज्यादा बुरा है। एक्चुअली हमारे पास इतना ही फॉरेन एक्सचेंज बचा हुआ था जिससे कि हम अगले 3 हफ्ते तक ही इम्पोर्ट कर पाए, और अगर अभी भी बड़े बड़े स्टेप नहीं लिए गए तो हो सकता है कि देश को बैंकरप्ट घोषित करना पड़ जाए। ये सब सुनकर नरसिम्हा राव ने फौरन ही मनमोहन सिंह को फोन करके बुलाया, जो कि आरबीआई के गवर्नर और फाइनेंस सेक्रेटरी भी रह चुके थे। नरसिम्हा राव ने मनमोहन सिंह को फाइनेंस मिनिस्टर की गद्दी सौंप दी और कहा कि देश को बचाने का काम आज से आपकी जिम्मेवारी है। और इस कन्वर्सेशन के ठीक 1 महीने बाद मनमोहन सिंह ने ऐसा बजट सबमिट किया जिसने देश की काया ही पलट कर दी, जो उस टाइम इंडिया की बर्बादी के कगार पर था। आज उन्हीं के फैसलों की वजह से रोज नई नई मिसालें पेश कर रहा था। तो आखिर क्या किया था मनमोहन सिंह ने और कैसे हमारे इकोनॉमी पर इसका ओवरऑल इम्पैक्ट पड़ा, चलिए इसको भी हम गहराई से जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो लाइसेंस राज को खत्म कर दिया गया और कंपनी पर लिमिटेड प्रोडक्शन का जो रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ था उसे भी समाप्त कर दिया गया। दूसरा बदलाव इंपोर्ट पॉलिसी में किया गया। उस समय की पॉलिसी के अकॉर्डिंग बहुत ही ऐसे आइटम की लिस्ट थी जिसके इंपोर्ट पर रोक लगा दी गई थी, और जो आइटम इंपोर्ट किए जाते थे उन पर बहुत ही ज्यादा टैक्स वसूला जाता था, जिस वजह से ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता था और इसे आम इंसान तो खरीद ही नहीं सकता था। आज हम इसी तरह के ही टैक्सेशन नेपाल में भी देख सकते हैं। वहाँ की गवर्नमेंट ने कार इंपोर्ट करने पर कई तरह के रिस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं और ये 200 से लेकर 300% तक देने पड़ते हैं, जिस वजह से जो वैगनर आर इंडिया में 6 लाख रुपए की मिलती है, वहीं उसकी कीमत नेपाल में करीब 29 लाख रुपए हो जाती है। खैर, भारत ने अपनी इस पॉलिसी में बदलाव करके कुछ आइटम की लिस्ट जारी की और कहा कि इसे छोड़कर अब दुनिया की हर चीज इंपोर्ट कर सकते हैं। अब उस समय हमने जिस तरह की इंडस्ट्रियल पॉलिसी अपनाई थी वो बेटर रिजल्ट देने में फेल हो चुकी थी और उस आजादी के 40 साल बाद भी डेवलपमेंट नहीं दिखने को मिल रहा था। इसी के चलते मनमोहन सिंह ने बाहरी इन्वेस्टमेंट को अलाउ कर दिया ताकि देश को नई टेक्नोलॉजी और फंड रिसीव हो सके। उन्होंने फॉरेन इन्वेस्टर को इंडिया कंपनी में 51% तक इन्वेस्ट करने की अनुमति दे दी और साथ ही फॉरेन कंपनी को इंडस्ट्री सेटअप करने में भी गवर्नमेंट का सपोर्ट मिला। इसके बाद से वोडाफोन, सैमसंग, पेप्सी और इन्हीं की जैसे बहुत सारी ऐसी कंपनीज थी जो कि इंडिया में अपना बिजनेस सेटअप करने लगी। अब मनमोहन सिंह जी के आने से पहले तक कई सारे सेक्टर थे जिनको सरकार पब्लिक सेक्टर कंपनी के लिए ही रिजर्व करके रखा गया था, जिसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल था टेलीकॉम। लेकिन 1991 के बाद इस रिस्ट्रिक्शन को भी हटा दिया गया और परमिशन दे दी गई कि कोई भी व्यक्ति इन सेक्टर में अपना बिजनेस रन कर सकता है। नेक्स्ट पॉलिसी जिसमें बदलाव किया गया उसमें भी देश की काया पलट करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई और वहीं से भी एक्चुअली सेबी को 1988 में स्टेबलाइज कर दिया गया था, लेकिन उसे बहुत ज्यादा पावर नहीं दी गई थी। मगर जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था तो ऐसे में मनमोहन सिंह ने सोचा कि कंपनी अपने आईपीओ भी लाएगी और इन्हें प्रॉपर ढंग से ऑपरेट करने के लिए बहुत सारे रूल एंड रेगुलेशन की जरूरत भी पड़ने वाली है। इस सिनेरियो को सोचते हुए सेबी को मजबूत बनाने के लिए सेबी एक्ट को पास किया गया। इसके बाद से जो
बदलाव हुआ वो था टैक्सेस में। अब इसके बाद देश अपनी किस्मत बदलने के लिए तैयार तो था, पर प्रॉब्लम ये थी कि सरकार के खजाने में पैसे ही नहीं थे। साथ ही जो टैक्स टू जीडीपी रेशो था उससे बहुत ही कम पैसे गवर्नमेंट को रिसीव हो रहे थे, जिसको देखते हुए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि जो लोग ज्यादा टैक्स दे सकते हैं उन्हीं से मेजर कंट्रीब्यूशन लेने चाहिए। इसके बाद से इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि जो गुड्स और सर्विस पर लगाए जाते हैं उनकी जगह डायरेक्ट टैक्स यानी कि कमाई के हिसाब से जो टैक्स लिया जाता है उन पर ज्यादा ध्यान दिया जाने लगा। मनमोहन सिंह ने 24 जुलाई 1991 को पार्लियामेंट के अंदर बजट पेश करते हुए सारे बदलाव के बारे में बताया जो कि वो सरकार के साथ मिलकर करने जा रहे थे, और इन्हें सुनकर पूरा संसद तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। और इसी के साथ ही आखिर में उन्होंने बिस्मिल अज़ीमबादी की लिखी मशहूर लाइन गुनगुनाई, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है कि जोर कितना बाजू में कातिल में है। इस लाइन के खत्म होते ही हर किसी का दिल देश प्रेम और जोश से भर गया और एक उम्मीद सी जगी कि हम देश को नए रूप में देख सकेंगे। लेकिन आपको पता है एक और ऐसा काम भी हुआ था जिसे कि आम नागरिक से छुपाया गया, और जब लोगों को इसके बारे में पता चला तो ऐसा महसूस हुआ कि मानो सरकार ने उनकी मान सम्मान को गिरवी पर रख दिया हो। असल में क्रेडिट स्कोर डाउन होने की वजह से कोई भी इंडिया को लोन देने के लिए तैयार ही नहीं था। इसलिए मनमोहन सिंह ने देश का 67 टन सोना गिरवी रख के इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से 2.2 बिलियन का लोन लिया ताकि फॉरेन एक्सचेंज को तुरंत बढ़ाया जा सके। अब कुछ लोगों को उनको ये फैसला भले ही गलत लगा हो, लेकिन उस समय देश के लिए ऐसा करना बहुत ही जरूरी था। खैर ये तो उन पॉलिसी और उनमें किए गए चेंजेस की बात है, लेकिन इसके बाद देश में किस तरह से परिवर्तन आया वो आज आपको पता है। हमारा देश उसके बाद से 2 गुना रफ्तार से आगे बढ़ने लगा। तो ये थी मनमोहन सिंह के द्वारा बनाई गई पॉलिसी जिसने देश को बैंकक्रप्ट होने से बचा लिया, और आज भी उन नीतियों को फॉलो करके इंडिया दुनिया की 5 लार्जेस्ट इकोनॉमी वाला देश बन गया है। यही रीजन है मनमोहन सिंह को भारत में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन और इकोनॉमिक रिफॉर्म को जनक माना जाता है, और उनके इस योगदान का देश हमेशा कर्जदार रहेगा। और अगर आप मनमोहन सिंह के इस डिसीजन से एग्री करते हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर आप चाहते हो सदगुरु कैसे लाखों रुपए कमाते हैं तो उसके लिए आप ये वीडियो देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।